हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथ हाई स्कूल मैथ का चैप्टर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, और युग्म दिया गया है। ये तो युग्म का मतलब यहाँ पर हर सवाल में दो रैखिक समीकरण तो बनेंगे, लेकिन दो रैखिक समीकरण बनेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है, तो हर सवाल में दो रैखिक समीकरण बनेंगे। सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है, देखो, कोई भी समीकरण ऐसा हो जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब अगर कोई समीकरण की घात अगर एक होगी, उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी लाइन बन के आता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल में कहें कि हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है, लेकिन दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो एक है, इसलिए समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण है। अब इसका अगर हम कहीं अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन आएगा। वो लाइन की चाहे इधर मुड़ी हुई हो, लेकिन लाइन जो है सीधी होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एक समीकरण। ठीक है, दो चर राशि मतलब हर क्वेश्चन में तुमको जो समीकरण बनेंगे वो दो चर में होंगे, एक x होगा और एक y होगा, या कोई भी और भी नंबर ही माना जा सकता है, जैसे p और q माना जा सकता है, हम m और n मान सकते हैं, कोई भी अक्षर अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात वो क्या हो, एक हो। ठीक है, अब यहाँ पर x की घात क्या है, एक है, कुछ नहीं लिखा मतलब एक है, y की पावर एक है, तो इस पूरे समीकरण की घात एक है, इसलिए इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, और रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि हमको जो है इसी तरह के दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ऐसे दिया हो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब इसमें भी x और y की जो मैक्सिमम घात है वो एक ही है, इसलिए ये भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब अगर इन दोनों की बात करें एक साथ तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाले, दोनों में दो चर हैं, x है और y है। ठीक है, और घात क्या है, एक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ठीक। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें किसी भी सवाल में दो चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो इसके लिए एग्जाम्पल है, कैसे मान लिया जाए कि एक सवाल ऐसा है कि रोहित ने 4 क्रिकेट बैट और एक गेंद 820 रुपये में खरीदी। रोहित ने 4 क्रिकेट के बैट और एक गेंद खरीदी कुल 820 रुपये में, और इसी प्रकार की 5 बैट और 2 गेंदों को खरीदा 1040 रुपये में। ठीक है, उसी प्रकार की गेंद है, बैट है, मतलब कि जो एक क्रिकेट बैट का रेट यहाँ पर है वही एक क्रिकेट बैट का रेट यहाँ पर है। ठीक है, और जो एक गेंद का रेट यहाँ पर है वही एक गेंद का रेट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा जाए अगर कि तो प्रत्येक गेंद और बैट का मूल्य बताओ। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल दो हैं। ठीक है, हमको दो चीज़ निकाली है, एक क्रिकेट के बैट की कीमत और गेंद की कीमत, तो तब यहाँ पर जो है हमें दो चर की ज़रूरत होगी। ठीक है, देखो जैसे कहा जाए कि इसमें अब इस क्वेश्चन में हम ऐसे मान लिया करेंगे, जैसे मान लेंगे कि जो है एक क्रिकेट बैट की कीमत है x। ठीक है, मान लेंगे कि माना एक क्रिकेट बैट की कीमत, क्रिकेट का मूल्य कह रहे हैं, माना एक क्रिकेट बैट का मूल्य है x और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, y। ठीक, ये मान लें। ठीक, तो अब पहली प्रश्नानुसार देखो प्रश्न में जो पहले शर्त है वो क्या कह रहा है कि 4 क्रिकेट बैट और एक गेंद का मूल्य 820 रुपये है, और हमने एक क्रिकेट बैट का मूल्य कितना माना है, x, तो 4 क्रिकेट बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x, उसका 4 गुना 4x, और प्लस और भी ख़रीदा है, एक गेंद भी ख़रीदा है, और एक गेंद का मूल्य हमने माना है क्या है, y, तो y।
इज इक्वल टू टोटल कितना 820 ऐसे। अब दूसरी शर्त, ये तो हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक। दूसरी शर्त क्या है, इसी प्रकार के 5 बैट, तो एक बैट कितना x, 5 बैट कितना हो जाएगा 5x प्लस एक गेंद का मूल्य माना है y, दूसरी बार में कितने गेंद खरीदी 2 गेंदें, तो 2y इज इक्वल टू कितना 1040, ठीक है। ये होगा दूसरा समीकरण। तो ये हो जाते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से हो जिसमें हमको 2 वेरिएबल एक साथ निकालने हो, तो उसके लिए हमको 2 चर राशि का रैखिक समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हुए 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है। अब देखो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको सवाल लगाने के लिए दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, मानक रूप। तो पहले समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी हमको तुलना करनी है, ठीक है। इसके आगे ये गुणे में नहीं है, ये सामने लिख दिया गया है। ये इसका, ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इसका मानक रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वाले का मानक रूप a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 होगा, ये इसका मानक रूप है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हमको अभी पता करना होगा कि कौन सा समीकरण है, तो इसकी रेखाएं एक दूसरे को किस तरह से काटेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये x के आगे जो गुणांक है, x के आगे का गुणांक पहले समीकरण में हम कहते हैं a1, ठीक है। तो यहाँ पर a1 कितना है 2 है। y का गुणांक पहले समीकरण में जो होता है उसे कहते हैं b1, तो यहाँ पर b1 क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है और प्लस में 1 है। और c1 क्या है, देखो अब यहाँ पर c1 तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जो बराबर के इधर लिखा है ना, मानक रूप में बराबर के उस पार कुछ नहीं लिखा होगा, सबको इधर लेके आना पड़ेगा और बराबर के उधर केवल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये 4 इधर है बराबर के इधर, अगर इधर लेके चले आएँ तो ये 4 इधर प्लस में, इधर होगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे कि 2x प्लस y और -4 इज इक्वल टू 0, ये पहले वाले का हुआ, ठीक है। इसमें भी इसको भी इधर ले आएंगे, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, और 12 इधर प्लस में है तो इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब समझ लो कि हमको इसकी तुलना इससे करनी पड़ेगी, ठीक है, इससे कंपेयर करना पड़ेगा हमको, इस वाले समीकरण को हमको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर ये दोनों समीकरण के योग में लिए जाएँ, ये पहला समीकरण है और ये वाला है दूसरा, ठीक। तो पहले वाले की तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो देखो a1 की यहाँ पर क्या है, a1 की यहाँ पर है 2 और b1 क्या है, पहले समीकरण में y के आगे का गुणांक है और इसमें पहले में y के आगे का गुणांक कितना है 1 है, तो b1 इज इक्वल टू 1। और c1 क्या है, अचर संख्या पहले समीकरण में जो केवल नंबर है, यह है -4, c1 इज इक्वल टू -4। इसी तरह से हम निकालेंगे क्या है a2, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 4 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या होता है b2, यहाँ पर क्या है b2 -3 है, b2 इज इक्वल टू -3। अब दूसरे समीकरण में जो अचर पद है, केवल नंबर जो होता है वो c2 होता है और यहाँ पर क्या है -12 है, c2 इज इक्वल टू -12, ठीक। अब देखो किसी भी सवाल में जो दो चर वाले जो 2 समीकरण होंगे, उनका जब ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे कोई ग्राफ हम बनाना शुरू करें, ये है x अक्ष और ये है, चलो ये मान लिया जाए ऊपर माना है y अक्ष और ये है x अक्ष, ये मूल बिंदु है। मान लीजिए कोई ग्राफ, एक समीकरण, मान लीजिए कि ये समीकरण है, इसका ग्राफ बना है ऐसे, ठीक है, और ये दूसरा समीकरण है, इसका ग्राफ बन सकता है कैसे भी, कई संभावनाएं हो सकता है इसी के ऊपर आ जाए, हो सकता है कि कहीं और से और इसको काटते हुए जाए, या हो सकता है कि इसके पैरेलल हो, इसको कभी ना काटे, ठीक है। कई संभावनाएं हो सकती हैं, तीन संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अब आगे हमको ये देखना है कि ये 2 समीकरण हमको मिलेंगे, क्वेश्चन में ये 2 समीकरण हमको मिलेंगे,
इन दोनों समीकरणों के बारे में बताना है कि ये जो समीकरण हैं इनकी रेखाएं किस तरह की हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट कर रही हैं, या रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, या तीसरा संभावना है कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, उसे कहते हैं समपाती। ठीक है, तो ये संभावना हमको देखने की कब होगा। उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए A1 कि पहले समीकरण में A1 क्या है, दूसरे समीकरण में A2 क्या है, पहले समीकरण में B1 क्या है, दूसरे में B2 क्या है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो कैसे पता किया जाता है समीकरणों के बारे में जानने के लिए कि समीकरण किस तरह से हैं, संगत हैं कि असंगत हैं, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, या फिर उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे या फिर अनंत हल होंगे या एक भी हल नहीं होगा। इसके लिए हमको गुणांकों का अनुपात निकालना पड़ेगा। गुणांकों का अनुपात मतलब x से गुणांकों का अनुपात मतलब A1 बटा A2। ठीक है, A1 बटा A2 ये निकालना पड़ेगा। ठीक, और निकालना पड़ेगा हमको B1 बटा B2। ठीक है, जैसे यहाँ इस सवाल के लिए A1 बटा A2 क्या हो सकता है, A1 है 2 और A2 है बटे में 4। ठीक है, A1 बटे A2 2 बटे 4, ये कट जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, A1 बटा A2 हो जाएगा 1 बटे 2। इस तरह से हमको निकालना होगा y के गुणांक का अनुपात B1 बटा B2। कितना है, B1 है 1 और B2 है -3। ठीक, ये A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ऐसे ही निकालना है हमको। तीसरा C1 बटा C2, ये कितना है -4 और बटे में -3, -12 है ये, -4 और बटे में -12। C1 है -4 और C2 है -12। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 4, जो 4 का 3 बार 12, तो C1 बटा C2 मिल जाएगा 1 बटा 3। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमको कुछ नियम देखने हैं कि कब हम कह सकते हैं कि मूल समान, कि ये जो दो समीकरण दिए गए हैं ये समपाती हैं या समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। ठीक, और ये समीकरण जो है संगत हैं या असंगत हैं, या फिर इसके कितने हल होंगे। ठीक है, इसके लिए हमको कुछ नियम देखने होंगे। अब नियम क्या है, देखो सबसे पहला नियम कि अगर A1 बटा A2 इसकी तुलना करेंगे हम B1 बटा B2 से, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर न हो, जितना A1 बटा A2 आया है और B1 बटा B2 दोनों बराबर ना आया हो, जैसा कि इस वाले समीकरण में आया है कि A1 बटा A2 1 बटा 2 है और B1 बटा A2 1 बटा -3 है, दोनों बराबर नहीं है, तब जो रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी होने का मतलब है कि अगर ये ग्राफ है तो एक रेखा अगर समझ लिया जाए, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, एक समीकरण की रेखा ऐसे आई, दूसरे समीकरण की रेखा कहीं चली गई, ऐसे चली गई, दोनों रेखाएं दूसरे को एक बार काट रही हैं, तो इसे कहते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो उसका सिर्फ एक ही, इस समीकरण का एक ही हल होगा, एक ही हल होगा और अद्वितीय हल होगा, उसके ऐसा कोई हल नहीं होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें x का मान और y का मान एक ही बार आएगा, दो टाइप के मान नहीं आ सकते, एक ही टाइप के होंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं यही इसका हल होगा और इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि हम गुणांक निकालेंगे तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 वो एक दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और उसका एक ही हल होगा। ठीक है, और एक चीज़ और कभी कभी पूछा जाता है कि ये रेखाएं संगत हैं कि असंगत हैं। देखो संगत असंगत का मतलब क्या है कि कोई भी दो समीकरण अगर दिया गया है तो अगर उसका हल आ रहा है, अगर उसका एक भी हल है या फिर अनंत हल है तो वो संगत है। मतलब अगर समीकरण सही है, अगर उसका एक भी हल है या फिर बहुत सारे हल हैं तो संगत है, और अगर एक भी हल नहीं है
कहीं पर भी नहीं टच कर रहा है तो वो हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी वाला भी क्या होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तब भी समीकरण संगत होता है, ये याद रखना है। 3 चीज़ें केवल हमको देखनी होती हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। एक चीज़ हो गया, एक टाइप हो गया। दूसरा कि हल कितने टाइप के होंगे, तो एक ही हल होगा। और संगत है कि असंगत है, तो प्रतिच्छेदी वाले इस केस में संगत होता है। दूसरा है, हाँ, पहला शर्त हमने पढ़ा है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। फिर अगर मान लिया जाए कि रेखा ये बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, ठीक है, अगर बराबर हो जाए तब हम देखेंगे कि c1/c2 कैसा है। अगर c1/c2 भी बराबर हो जाए, ये तीनों बराबर हो जाएं, तीनों अनुपात, तब रेखाएं जो है संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक, और इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल, एक हल नहीं होगा, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका ग्राफ बनाएं हम, ठीक है, ग्राफ बनाएं तो जहाँ पर एक रेखा आएगी दूसरी रेखा ठीक इसके ऊपर आएगी। ठीक है, अब बताओ, देखो एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार टच कर रही है, अनंत बार, कहीं पर भी टच कर रही है। जब एक दूसरे के ऊपर ही है तो 1000 बार टच करेगी, अनंत बार टच करेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसके अनंत हल होंगे जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। और संपाती कब होती हैं, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, अब एक और बचा है लास्ट, तीसरा, कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये दोनों लास्ट वाला अनुपात जो c1/c2 है उसके बराबर न हो। अगर उसके बराबर नहीं है तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और समांतर होंगी तो उसके कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक, जैसे कहा जाए कि देखो अगर ग्राफ बनाए तो ये एक रेखा है, ठीक, अब एक और रेखा इसके समांतर है, दोनों एक दूसरे को कहीं पर नहीं टच कर रही है। जब कहीं पर नहीं टच करेगी तो उसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दो रेखाएं जहाँ पर जितनी बार टच करती हैं उसके इतने ही हल होते हैं। अगर एक बार भी नहीं टच करेगा, समांतर होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो और संगत असंगत की बात करें, संगत कब होता है, जब प्रतिच्छेदी होता है तब संगत होता है, और जब संपाती होता है तब भी संगत होता है, तो तब भी इसका हल आएगा। लेकिन एक ही हाल में जो है संगत नहीं होता है, असंगत होता है। कब, जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तब कोई भी हल नहीं आएगा और रेखा समीकरण जो होंगे वो असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये नियम, इतने नियम जानने ज़रूरी थे हमको पहली जो एक्सरसाइज है 3.1 लगाने से पहले। ठीक है, अब आगे हम लगाएंगे एक्सरसाइज 3.1।